नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है नेचुरल रबर। जैसा कि मैंने यहाँ अभी एक फ़ोटो लगा रखी है, उसमें मैंने शो किया है कि जो नेचुरल रबर है वो एक ट्री से मिलता है और ट्री के उसके लेटेक्स से एक लिक्विड पार्ट होता है जिससे यहाँ मिलता है। और यहाँ पर एक मैंने दिखा रखा है कि एक साँचा लगा रखा है जिसमें वो लेटेक्स कलेक्ट होता है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेनली नेचुरल रबर जो होता है वो हमको रबर प्लांट से उसके लेटेक्स से मिलता है। अब हम लोग उसके मेनली इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रबर होता है वो एक पॉलीमर होता है और ये जो नेचुरल रबर है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका मतलब होता है मैनी पार्ट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स। जो नेचुरल रबर है वो रबर ट्री जो होता है उसके लेटेक्स से हमें मिलता है। जैसे कि मैंने अपने डायग्राम में दिखाया था कि वो लेटेक्स है, जो वाइट लिक्विड पार्ट है, जैसे यहाँ दिख रहा है ये वाइट लिक्विड पार्ट है, ये लेटेक्स होता है रबर ट्री का। तो इससे रबर ट्री के लेटेक्स से हम लोग को मिलता है। और ये जो नेचुरल रबर होता है ये नेचुरली हमें नेचुरल पॉलीमर है, यानी कि हमें नेचुरली मिलता है, यानी कि हमें प्रकृति से मिलता है। जो नेचुरल रबर को हम सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। फिर इसका जो लेटेक्स होता है ये हम लोग को रबर ट्री से मिलता है। फिर मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि इसमें क्या होता है कि ये जो कप शेप हम यहाँ पर एक मोल्ड शेप का एक हम पात्र लगा देते हैं जिसमें हम लोग ये कलेक्ट करते हैं। तो हर जहाँ भी रबर ट्री होते हैं वहाँ पर ये इस कप शेप का मोल्ड फॉर्म हम वहाँ लगा देते हैं और उसमें कट मारते हैं। कट मारने के बाद जैसा कि पॉइंट बता रहा है, कट मारने इस तरीके से मारते हैं कि उसकी छाल पर कट मारते हैं तो वो उसकी लेटेक्स वेसल को लेटेक्स वेसल तक कट हो जाता है। उससे ये जो वाइट पोर्शन है ये बाहर निकलता है जो कि हमारा लेटेक्स कहलाता है। ये जो लिक्विड होता है इसमें 30 से 40% यानी 30 से 40% रबर का कंटेंट होता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर है ये आइसोप्रीन से बना होता है। आइसोप्रीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, CH2 डबल बॉन्ड C, उसमें CH3 एज अ ब्रांच लगी रहती है, फिर CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसको 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। और इसके n अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और जब फिर हम, क्योंकि ये वैसे भी मैंने कहा कि बहुत सा पॉलीमर है तो पॉलीमर में तो हम n अमाउंट्स लेंगे ही। फिर इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो हमें नेचुरल रबर मिलता है वो पॉलीआइसोप्रीन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है जो आपका बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड C, फिर उसकी ब्रांच CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और उसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ रबर अटैच रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो CH2 फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड C में जब लगा हुआ है इसमें ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों तरफ के ब्रेक होकर इसमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो पॉलीमर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और डबल बॉन्ड कहीं और शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, नीचे स्ट्रक्चर आपको सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें ये जो आपको सिस फॉर्म, ये तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है नेचुरल रबर का जो कि सिस फॉर्म में दिखाया गया है। और जो हम लोग लेते हैं आइसोप्रीन वो भी हम सिस लेते हैं। सिस मतलब कि जो दोनों बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी इनमें बड़े मॉलिक्यूल साइज़ हैं वो दोनों एक साइड रहते हैं, उसको हम सिस कहते हैं। ट्रांस यानी कि जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट है वो आपस में अपोजिट साइड में रहते हैं, उसको हम ट्रांस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका सिस स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीन का, जिसको हम यूज़ करते हैं नेचुरल रबर बनाने के लिए। अब हम सोर्स की बात कर लेते हैं। तो जो सोर्स होता है वो नेचुरल रबर का, वो जो हमने बताया था कि वो पेड़ के लेटेक्स से मिलता है। तो यहाँ पर मेनली हमारा जो कमर्शियल सोर्स है नेचुरल रबर का वो है पैरा रबर ट्री, यानी कि जिसका बॉटनिकल नेम है हेविया ब्रेसिलिनेसिस। यानी इस पेड़ से हमें कमर्शियली ज़्यादा अमाउंट में हमें नेचुरल रबर, इसका जो लेटेक्स होता है उससे हमने ज़्यादा अमाउंट में रबर ऑब्टेन होता है या मिलता है। कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनसे हम लेटेक्स लेते हैं, जैसे कि आपका गट्टा पर्चा जिसका बॉटनिकल नेम है पैलाक्यूयम गुट्टा, और रबर फिग फ्यूकस इलास्टिका,
पनामा रबर ट्री, कैस्टिला इलास्टिका, स्पूरेजस यूफोर्बिया सैप इसका बॉटनिकल नेम है। कॉमन डैंडिलियन जो कि जिसका बॉटनिकल नेम है टेराक्सिकम ऑफिसिलिस। फिर है रशियन डैंडिलियन जिसका बॉटनिकल नेम है टेराक्सिकम कॉक सैगहाइज। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो नेचुरल रबर जो होते हैं वो मेनली क्या होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, मेनली उनका जो नॉन रबरी सब्सटेंस होता है, उनकी जो मेनली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो मेनली डिपेंड करती है कि जो उनका नॉन रबरी सब्सटेंस होता है उसके बेसिस पे ही उस रबर की जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जो आपका नेचुरल पॉलीमर है, ये नेचुरल रबर जो है ये नेचुरल पॉलीमर सब्सटेंस है, तो इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये हाई विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी कि इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी और विस्कोसिटी भी हाई होती है और ये विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं। जो नेचुरल रबर होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है, यानी कि उसमें डाइईन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी डाइईन मतलब उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, वो सारी रिएक्शन देता है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। और जो आपका नेचुरल रबर है उसमें डाइईन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारी अनसैचुरेटेड रिएक्शंस अपनी शो करते हैं। एडिशनल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हेलोजन, ओजोन और अदर कुछ रिएक्टेंट है जो कि ओलिफिन्स के साथ कंबाइन होकर निकलते, एडिशन कंपाउंड्स निकलते हैं। जो इसमें इंटरेस्टिंग है नेचुरल रबर में वो ये है कि जब हम इन नेचुरल रबर को सल्फ़र के साथ ट्रीटमेंट करते हैं उस प्रोसेस को हम वेल्कनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वेल्कनाइजेशन प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो उसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तो हम सिर्फ जनरल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो नेचुरल रबर होते हैं वो जब सल्फ़र के साथ कंबाइन करते हैं तो उनको उस प्रोसेस को हम वेल्कनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जो ये रिएक्शन क्या करती है, रॉ रबर को जो कि हमने प्राप्त किया है रॉ रबर यानी कि हमने जो प्राप्त किया है उस रबर को ये इलास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है। अगर हम वेल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो वेल्कनाइजेशन रबर की क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये यूनिक कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है, हम इसको अलग अलग, इसका जो नेचुरल रबर है उसको हम अलग अलग एप्लीकेशंस में काम कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के काम में ले सकते हैं। जब हम वेल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो हम नेचुरल रबर को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं नेचुरल रबर की। तो जो नेचुरल रबर हैं वो ऑटोमोबाइल्स, मेनली हम लोग उनको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स यानी कि आपकी जो व्हीकल इंडस्ट्रीज़ है उसमें हम लोग मेनली नेचुरल रबर को यूज़ करते हैं। जो रबर का 60% है वो एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स के टायर्स और ट्यूब बनाने के काम में लिया जाता है। यानी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके टायर्स और ट्यूब्स मेनली 60%, मतलब 60% ऑटोमोबाइल कंपनी में हम मेनली उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम मेनली ऑटोमोबाइल्स के टायर बनाने में और उनके ट्यूब्स बनाने के काम में मेनली हम नेचुरल रबर को यूज़ करते हैं। ये हेवी ड्यूटी टायर्स बनाने के काम में आते हैं, जो कि मेजर पोर्शन होता है टायर रबर का, उसको हम लोग मतलब ये हेवी ड्यूटी टायर्स होते हैं उनके बनाने के लिए काम में लिया जाता है नेचुरल रबर को। नेचुरल रबर को हम हॉर्सेस, फुटवेयर्स, बैटरी बॉक्सेस, फोम मैट्रेसेस, बैलून, टॉयज़, इन सब कुछ और एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग नेचुरल रबर का यूज़ करते हैं। नेचुरल रबर मेनली सॉइल स्टेबलाइज़र की तरफ भी काम करता है
और ये वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है और रोड मेकिंग में भी काम में हेल्प लाता है। यानी कि नेचुरल रबड़ को हम सॉइल स्टेबलर, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज, सॉइल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज़ करता है। वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि इसका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, वो जब तक वो डिफॉर्म नहीं होता उससे पहले उसका हाई स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है, तो वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन में काम लेते हैं और हम इसको रोड मेकिंग में भी काम में लेते हैं। अब जो होता है नॉन टायर रबड़ होते हैं जो, वो हम लोग नॉन टायर रबर्स जो होते हैं वो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाने के काम में लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो एक रबर पार्ट होता है, एक नॉन रबर पार्ट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जो नॉन रबर पार्ट है वो ही बताएगा कि उसकी रबड़ की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो हमने रबड़ से तो हमने बनाया, पर जो उसके नॉन रबर पार्ट होते हैं उनसे हम लोग इंडस्ट्री में कई सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रांसमिशन और एलिवेटर्स जो बेल्ट होती है, हॉसेस को, ट्यूब्स को, इंडस्ट्रियल लाइनिंग और ब्रिज बेयरिंग के काम में लेते हैं। हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी काम लेते हैं नेचुरल रबर को। जैसे कि हम लोग गोल्फ बनाने के काम में आता है, गोल्फ की बॉल बनाने के काम में आता है, फुटबॉल बॉल्स बनाने के काम में आता है। अदर जैसे स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के काम में आता है, इरेज़र बनाने के काम में आता है, फुटवेयर्स या अदर अपरेल बनाने के काम में आता है। हम इसको नेचुरल रबर को मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नोटेबली कॉन्डोम बनाते हैं, कैथेटर्स बनाते हैं, सर्जिकल ग्लोव्स बनाते, गर्ल्स बनाते हैं। तो इनको हम लोग इनको मेडिकल्स में भी और हम हेल्थ सेक्टर में भी इनको यूज़ में लेते हैं। जो इसका लेटेक्स आर्टिकल्स होता है तो उसको हम मेनली कॉन्डोम, ग्लोव्स, थ्रेड्स, एडेसिव्स, मोल्डेड फॉर्म, इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को बनाने के काम में लिया जाता है। तो आज का हमारा नेचुरल रबड़ में मेनली आज हमने प्रॉपर्टीज़ इसके नेचुरल रबड़ के बारे में बात करी कि नेचुरल रबड़ कहाँ से मिलता है, और ये नेचुरली होता है और ये सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन से बना होता है। और मैंने बात करी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये कौन कौन से डिफरेंट ट्रीज़, रबर ट्री से मिलता है, उनकी उनकी बातें बताया मैंने। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करी कि मेनली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में काम में लिया जाता है। और मेनली ऑटोमोबाइल्स में हमने बात करी कि ये टायर्स और ट्यूब्स बनाने के काम में आता है। जो रबर के साथ जो नॉन रबरी मटेरियल्स है वो भी हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाने इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ लेते हैं। फिर हम रबर को हम लोग मेडिकल्स और हेल्थ सेक्टर्स में भी काम में लेते हैं। और जो उसका लेटेक्स आर्टिकल्स होता है उसको भी हम डिफरेंट चीज़ें बनाने के काम में लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।